हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस बेहतरीन वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1, दैट इज पावर शेयरिंग। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की कवर करेंगे और ईच एंड एवरी कंसेप्ट जो भी इस चैप्टर में आएगा वो भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। ऑल्सो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग से आपको क्या समझ आ रहा है? देखो, यहाँ पे बेसिकली हम बात कर रहे हैं पावर किस तरीके से शेयर होती है। पावर किस तरीके से शेयर होती है? देखिए, एक बहुत ही फेमस कोट है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। यानी कि पावर अगर आपको मिल जाएगी तो आप करप्शन करेंगे, ऐसा चांसेस है। बट अगर आपको एब्सोल्यूट पावर मिल जाएगी, यानी आपके ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है, तो आप डेफिनेटली करप्शन करेंगे, उस पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे। ऐसा कोट है, बहुत फेमस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। ठीक है, जैसे कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट में सेपरेशन होता है हमारे पावर्स का। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेपरेट करता है पावर्स को बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। किस किस में? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। उसी तरीके से हम बात करेंगे कि पावर शेयरिंग किस तरीके से हुआ। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारा टॉपिक होगा। देखो, एक चीज और कि हमारे पास ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया पावर शेयरिंग का, बट हमारे पास एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। उसी तरीके से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी होता है, जिसमें सबसे पहले आती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे आती है स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे आती है म्यूनिसिपैलिटी एंड सबसे लास्ट में आती है हमारी ग्राम पंचायत। तो इससे क्या समझ आता है? इससे समझ ये आता है कि हमारा जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है पावर शेयरिंग का, वो काफी ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, देयर आर लूप होल्स, हर सिस्टम में होते हैं, बट अभी तक का बेस्ट सिस्टम है कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आगे की। तो हम चैप्टर लेते हैं, चैप्टर का ओवरव्यू एक बार ले लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया? डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था, हमने 9th क्लास में ही पढ़ा था। ठीक है, डेमोक्रेसी क्लास 9th का जो चैप्टर है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? आपने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा होगा डेमोक्रेसी के बारे में कि क्या डेमोक्रेसी होती है। तो ठीक है, उसी तरीके से इन अ डेमोक्रेसी जो ऑल द पावर्स डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी जो जितनी भी पावर्स हैं किसी एक ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के पास नहीं होती। एक इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर जो है लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू डिजाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी। ठीक है, ताकि वो डेमोक्रेसी का जो एक डिजाइन है वो अच्छे से चल सके। इस चैप्टर में और इसके आने वाले 2 चैप्टर्स में हम एक इस आइडिया को कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि पावर शेयरिंग किस तरीके से होती है। ठीक है, वी स्टार्ट विद 2 स्टोरीज, एक बेल्जियम एंड श्रीलंका की। ठीक है, हम बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में बात करेंगे कि वहां पे पावर शेयरिंग किस तरीके से हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और किस तरीके से वहां के लोगों ने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। Both these stories are about how democracies handle demands of power sharing। यानी कि डेमोक्रेसी ने डिमांड कैसे हैंडल करी ऑफ पावर शेयरिंग का। राइट, ये स्टोरीज हमें बताएंगी सम जनरल कंक्लूजन्स अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग है कि बेल्जियम और श्रीलंका। ठीक है, काफी बड़े अक्षरों में लिखा है बेल्जियम और श्रीलंका। तो ये बेल्जियम और श्रीलंका की हम स्टोरीज पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से पावर शेयरिंग वहां पे होती थी। ठीक है, अगर हम बात करें बेल्जियम की, तो ये एक स्मॉल कंट्री है जो कि यूरोप ठीक है, यूरोप का पार्ट है और ये काफी स्मॉलर है एरिया में देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। यानी हमारी जो इंडिया की स्टेट है हरियाणा, उससे भी छोटी जो है ये कंट्री है बेल्जियम। इसके बॉर्डर्स जो है फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ और लग्जमबर्ग के साथ रहते हैं। किसके साथ रहते हैं? फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ एंड लग्जमबर्ग के साथ। राइट, तो इसकी पॉपुलेशन जो है ओवर 1 करोड़ है। क्या है? इतनी पॉपुलेशन है 1 करोड़ के अराउंड, और हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है ये हरियाणा के है। ठीक है, यानी जिस टाइम पे प्रिंट हुआ होगा तो उस टाइम पे ऐसा लिखा गया है कि बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है वो हाफ है टू द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो एथनिक कॉम्पोजिशन जो कि यहाँ का है, स्मॉल कंट्री का है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वही हमें समझना है। और उसी के बीच में जो पावर शेयरिंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी के बीच में जो कंफ्लिक्ट है वही हमें समझना है और उसके क्या सोल्यूशन निकले वो हमें समझना है। ठीक है, ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन द
फ्लेमिश रीजन ऑफ एंड स्पीक डच लैंग्वेज। 59% जो है फ्लेमिश लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, सॉरी फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज जो है, डच जो लैंग्वेज है उसको बोलते हैं, ठीक है। और बाकी के 40% लोग, 40% लोग वो वेलोनिया में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। क्या हमने समझा कि 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच बोलते हैं, और बाकी के कुछ 40% लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। और रिमेनिंग जो 1% लोग हैं वो बेल्जियंस हैं, ठीक है, और सॉरी बेल्जियन जो है वो जर्मन बोलते हैं और वो ब्रसल्स एक कैपिटल सिटी है वहां रहते हैं। ओके, तो 80% जो है ब्रसल्स के अंदर वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% जो है डच स्पीकिंग है, ठीक है। तो क्या हमें समझ आया? ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं, देखो क्या क्या समझ आया। 59%, वन सेकेंड गाइस, वन सेकेंड, 59 जो परसेंट है वो हमारे जो हैं डच हैं, ओके, 59% डच हैं, 40% हमारे फ्रेंच हैं एंड रिमेनिंग 1% जो हैं वो जर्मन है। ये हमारे लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो इतने लोग जो हैं यहाँ पे वो इस तरीके से लैंग्वेज बोलते हैं और अलग अलग रीजन्स में रहते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ ब्रसल्स की बात करें, बेल्जियम के अंदर एक शहर है ब्रसल्स, ठीक है, अगर हम ब्रसल्स की बात करें तो वहां पे 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग जो हैं वो डच बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ का जो इस सिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज, राइट? ओके, देखिए ब्रसल्स के अंदर क्या बोला था मैंने कि 80% लोग जो हैं वो बोलते हैं फ्रेंच और रिमेनिंग 20% लोग जो हैं वो डच स्पीकिंग है। जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो ज्यादा पावरफुल और रिच है। क्या है? वो ज्यादा पावरफुल और रिच है। तो इससे हमें क्या समझ आता है? दिस वॉज रिजेंटेड बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन मच लेटर। इससे जो है डच स्पीकिंग जो पीपल हैं उनको थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि वो रिच तो है नहीं ना पावरफुल है, ऑल्सो उनको जो एजुकेशन है वो काफी देर बाद मिली एज कंपेयर टू फ्रेंच। तो इससे क्या हुआ? दिस लेड टू टेंशंस। क्या हुआ? इससे क्या हुआ? टेंशंस हो गई बिटवीन डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s, ठीक है। यानी हमें क्या अभी तक समझ आया कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से था पूरे पूरे क्या कहते हैं हमारे बेल्जियम में और ब्रसल्स में, और हमें ये समझ आया कि फ्रेंच जो हैं वो पावरफुल ज्यादा हैं एज कंपेयर टू डच स्पीकिंग। और हर देखा जाए तो उनकी क्वांटिटी कम है, मतलब उनकी वो एक 59 और 40 का देखा जाए रेशियो तो वो माइनॉरिटी एक तरीके से है, बट वो पावरफुल ज्यादा है और उनको एजुकेशन भी मिली। इसी चीज से डच वाले लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि उनको एजुकेशन काफी देर से मिली, और यही जो है कंफ्लिक्ट का रीजन है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो कम्युनिटीज के बीच में 1950s और 1960s के टाइम पे काफी ज्यादा क्या कहते हैं कंफ्लिक्ट रहा, राइट। तो ये जो टेंशंस थी बिटवीन टू कम्युनिटीज वर मोर एक्यूट, क्या है, ब्रसल्स में। ब्रसल्स के अंदर काफी ज्यादा एक्यूट थी। ब्रसल्स जो है प्रेजेंट करता है एक स्पेशल प्रॉब्लम। डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। जैसे कि हम पता ही है कि पूरे बेल्जियम के अंदर 59% जो लोग हैं वो क्या है वो डच स्पीकिंग, और 40% लोग जो हैं वो है फ्रेंच स्पीकिंग। बट अगर हम ब्रसल्स की बात करें जो सिटी है वहां पे रेशियो डिफरेंट है। वहां पे फ्रेंच स्पीकिंग 80% है और डच स्पीकिंग 20% है। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है ब्रसल्स में एज कंपेयर टू बेल्जियम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं सिचुएशन को दूसरी कंट्री के साथ जो है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। अब हम बात करेंगे श्रीलंका की, ठीक है। तो श्रीलंका जो है एक आइलैंड नेशन है, हमें पता ही है, हमारे इंडिया के बिल्कुल करीब जो देश है, हमारी मैरीटाइम बाउंड्री जिसके साथ कनेक्ट करती है वो हमारा श्रीलंका है। अगर आपको मैप याद ना हो तो मैं आपको मैप बना के दिखाता हूँ इंडिया का और साथ में श्रीलंका का। देखिए ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है। ये हमारा इंडिया का मैप है एंड
इसके पास में यहाँ पे पाल्क स्टेट है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा श्रीलंका है जो कि काफी पास है हमारी इंडिया के, ठीक है। तो ये हमारी जो इंडिया है इसके साथ मैरीटाइम बाउंड्री कनेक्ट करती है। तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसको आइलैंड का दर्जा देते हैं। ओके, तो जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, ये हमारी जो तमिलनाडु की कोस्ट है यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, श्रीलंका काफी पास में है, ठीक है। जो हमारी तमिलनाडु है उससे काफी ज्यादा पास में है हमारा श्रीलंका, ठीक है। तो इट हैज अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन, यहाँ की श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 2 करोड़ है, ठीक है। अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, जितनी हरियाणा में है उतनी ही पॉपुलेशन यहाँ पे है। लाइक अदर नेशंस इन साउथ एशिया रीजन, एशिया के अंदर, ठीक है, पूरी एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर जो साउथ एशिया है वहां पे हमारा इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इसको साउथ ईस्ट एशिया भी कह सकते हैं। बस साउथ एशिया की बात करें तो ये सारी कंट्रीज हमारी साउथ एशिया के अंदर आती हैं। तो श्रीलंका जो है वहां पे काफी डाइवर्स पॉपुलेशन है, ठीक है। डाइवर्स का मतलब अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। मेजर ग्रुप जो है वो यहाँ पे सिन्हाला स्पीकर्स हैं, सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले मेजर हैं जो कि 74% कंसिस्ट करते हैं। और हमारे तमिल स्पीकर्स जो हैं, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले, वो हमारे 18% है। हमें यहाँ से क्या समझ आता है, श्रीलंका की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, वहां के लोग काफी डाइवर्स हैं, 2 कम्युनिटी एग्जिस्ट करती हैं, सिन्हाला स्पीकिंग 74% है, तमिल स्पीकिंग 18% है। तमिल्स की बात करी जाए तो देयर आर 2 सब ग्रुप्स, तमिल के अंदर भी 2 सब ग्रुप्स हैं। एक है नेटिव ऑफ द कंट्री, उसको हम कहते हैं श्रीलंकन्स, क्या कहते हैं, श्रीलंकन्स। और तमिल्स जो हैं वो हमारे 13% हैं, यानी हम क्या कहते हैं, हम उस कम्युनिटी को श्रीलंकन तमिल्स 13%। क्या समझ आया यहां से, देखो तमिल्स के अंदर 2 सब ग्रुप हैं, जिसके अंदर तमिल जो नेटिव्स हैं ऑफ द कंट्री, जो वहां के रहने वाले तमिल्स हैं, जो श्रीलंका के ही नेटिव हैं, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं श्रीलंकन तमिल्स, जो कि 14% है, ठीक है। श्रीलंकन तमिल्स जो कि सॉरी 14 ही 13% है, माय मिस्टेक, ठीक है, 13% है हमारे श्रीलंकन तमिल्स। और द रेस्ट जिनके फोर फादर्स इंडिया से माइग्रेट करके आए हैं, जिनके पूर्वज, उन तमिल्स के पूर्वज या फोर फादर्स इंडिया से माइग्रेट होके आए हैं, यानी कि वो नेटिव नहीं हैं, वो जो हैं इंडिया से यहाँ पे आए थे ब्रिटिशर्स के थ्रू, ताकि वो प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पे आए थे। प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक कॉटन और डिफरेंट डिफरेंट जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं उनको ब्रिटिशर्स यहाँ पे लाए थे ताकि वो उनको कल्टीवेट करने में हेल्प कर सके, ठीक है। तो हम उनको कहते हैं इंडियन तमिल्स। तो श्रीलंका के अंदर जो तमिल्स की कैटेगरी है उसके अंदर 2 सब ग्रुप हैं, एक है श्रीलंकन तमिल्स जो कि नेटिव हैं और एक है इंडियन तमिल्स। तो हमने जिस तरीके से मैप में देखा, श्रीलंकन तमिल्स जो है कंसंट्रेट करते हैं नॉर्थ और ईस्ट ऑफ द कंट्री में, देखते हैं, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे तो बेल्जियम का मैप बना है, एक सेकेंड, हम श्रीलंका का मैप भी देखते हैं, मे बी नीचे बना हो। ओके, ये देखो, ये रहा, ठीक है। 1 सेकेंड गाइस, श्रीलंका का मैप देखते हैं। आपको श्रीलंका का मैप काफी अच्छे से क्लियर होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखो सिन्हालीज जो है ये क्या कहते हैं, येलो कलर वाले, ये हमारे सिन्हालीज हैं, ठीक है। श्रीलंकन तमिल्स, ये हमारे श्रीलंकन तमिल्स हैं, ये वाले हमारे श्रीलंकन तमिल्स हैं। इंडियन तमिल्स की बात करें तो वो देखो काफी कम है क्वांटिटी, ये देखो यहाँ पे है एक तो, और एक तो यहाँ पे है, ये हमारे इंडियन तमिल्स हैं। कौन है, इंडियन तमिल्स। और रिमेनिंग जो है हमारे मुस्लिम है, जो कि काफी स्प्रेड आउट है, ठीक है, बहुत कम दिखेंगे आपको, ये रे, ठीक है। तो हमने मैप देखा श्रीलंका का, ठीक है। वन सेकंड, ओके। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए कि मैप में देखा कि नॉर्थ और ईस्ट ऑफ द कंट्री की बात करी हमने, देखा मैप में, तो मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग जो पर्सन है वो बुद्धिस्ट हैं। कौन है, बुद्धिस्ट।
while most of the Tamils are Hindu Muslims. क्या है देखो, जो सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी है उसके मोस्ट ऑफ द पर्सन बुद्धिस्ट हैं, और तमिल्स वाले जो हैं, तमिल वाले जो सेक्शन है वहां पे हिंदूज हैं और मुस्लिम्स हैं, यानी हिंदू मुस्लिम और सॉरी हिंदू तमिल और मुस्लिम तमिल। ठीक है, आप समझे होंगे, हिंदू तमिल और मुस्लिम तमिल। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला, और 7% जो है क्रिश्चियंस हैं जो कि बोथ तमिल भी हैं और सिन्हाला कम्युनिटी को भी बिलोंग करते हैं। हमें कंपोजिशन समझ आया, कॉम्प्लेक्स है बट समझ आया, राइट? बहुत इजी लैंग्वेज में समझ आया, ये पता होना चाहिए, राइट? क्या क्या हमने पढ़ा। अब हम इमेजिन करते हैं व्हाट कुड हैपन इन द सिचुएशंस लाइक, देखो, इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। यानी कि हम देखें अगर कि डच कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी है बेल्जियम के अंदर, तो वो एडवांटेज ले सकती है अपने मेजॉरिटी होने का, ठीक है, ओवर द फ्रेंच और जर्मन जो कि कम क्वांटिटी में है, यानी कम है उनकी पॉपुलेशन। दिस विच पुट द कंफ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर, बट इससे क्या होगा, इससे कम्युनिटीज के अंदर जो क्लैश है, कंफ्लिक्ट है, वो और ज्यादा बढ़ेगा। दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। इससे क्या होगा, क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ द कंट्री की नौबत भी आएगी। बोथ साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसेल्स। ब्रसेल्स अगर कैपिटल सिटी है बेल्जियम की, तो दोनों लोग उस पर कंट्रोल करना चाहेंगे, चाहे वो डच कम्युनिटी हो या फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी हो। श्रीलंका की बात करें तो सिन्हाला कम्युनिटी इंजॉय करती है बिगर मेजोरिटी, बहुत ज्यादा मेजोरिटी इंजॉय करती है 74%, और तमिल कहाँ है 18%, एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री, और वो अपनी विल को भी अपनी पूरी कंट्री में इम्पोज कर सकते हैं क्योंकि वो मेजोरिटी हैं। अब देखते हैं सिचुएशन क्या होती है। अब हमें पता है कि जिस तरीके से मेजोरिटेरियनिज्म है इन श्रीलंका, यानी सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी के जो पर्सन्स हैं वो मेजोरिटी के अंदर हैं। श्रीलंका जो को एमर्ज होके आया था इंडिपेंडेंट कंट्री 1948 में, एक साल बाद आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1947। ठीक है, तो लीडर्स जो है सिन्हाला कम्युनिटी के, उसको उनको सिक्योर डोमिनेंस चाहिए था ओवर द गवर्नमेंट, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी, बिकॉज वो मेजोरिटी में है तो उनको अपनी गवर्नमेंट, अपनी जो कंट्रोल था वो गवर्नमेंट में ज्यादा चाहिए था, सीधी सी बात। तो ऐसा क्या हुआ, इसी वजह से क्या हुआ, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसने सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स को लिया ताकि वो एस्टैब्लिश कर पाए सिन्हाला कम्युनिटी की सुप्रीमेसी। क्या समझ आया इससे? क्योंकि वो मेजोरिटी में थे, मेजोरिटी थे, तो उन्होंने इंडिपेंडेंस के टाइम से ही कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो कि मेजोरिटेरियन डिसीजंस थे, यानी जो फेवर करेंगे मेजोरिटी वाली कम्युनिटी को, और उनको क्या करना था, स्टैब्लिश करना था सिन्हाला की सुप्रीमेसी। तो 1956 में, ठीक है, 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसने रिकॉग्नाइज किया सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि रिमेनिंग जो 18% तमिल्स थे उनकी तो बात ही नहीं की गई। उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज, जो दस्तावेजों में, गवर्नमेंट के दस्तावेजों में, डॉक्यूमेंट्स में यूज होने वाली लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, उसको क्या करा, उसको कर दिया सिन्हाला। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? क्या आपको पता है कि हमारी इंडिया की क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है? ठीक है, आप बताइए, कमेंट करिए। ठीक है, अभी मैं आपको वीडियो में थोड़ी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि इंडिया की क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, आपको कमेंट करना है। तो इससे क्या हुआ, इससे डिसरिगार्ड किया गया तमिल को, क्योंकि तमिल को तो ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया ही नहीं गया, तुमने तो सिन्हाला को दे दिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने फॉलो की प्रेफरेंशियल पॉलिटिक्स, जिसने फेवर किया सिन्हाला एप्लीकेंट्स को फॉर द यूनिवर्सिटी की पोजीशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में, हर चीज में सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों को पोजीशन में फेवरेबल प्रेफरेंस मिलने लग गई। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। जैसे कि हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी के जो पीपल थे वो बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते थे, तो इन्होंने क्या किया कि नया कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेपुलेट कर दिया कि बुद्धिज्म, वो स्टेट जो है वो शेल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, यानी वो उसको बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगी और उसको बढ़ाएगी, आगे बढ़ावा देगी। ठीक है,
तो ये क्लियरली एक डिस्क्रिमिनेशन आपको दिख ही रहा है कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ऑल दीज गवर्नमेंट जो मेजर्स थे वो कम आ रहे थे वन आफ्टर द अदर, यानी कि सिन्हालास के फेवर में जो डिसीजन आ रहे थे वो वन आफ्टर द अदर आ रहे थे, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। और श्रीलंका के जो तमिल्स वाली कम्युनिटी थे वो अपने आप को अकेला, ठीक है, अकेला एलियनेट करने का, अपने आप को कंट्री से अलग समझने लग गए थे, क्योंकि उनका तो कोई सुन ही नहीं रहा था। ना उनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल दर्जा दिया गया, ना उनके रिलीजन को ऑफिशियल दर्जा दिया गया, ना उसकी उनके कुछ प्रोटेक्शन मिली। तो दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वाज सेंसिटिव, यानी कि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सिन्हाला लीडर्स लीड कर रहे थे, और उसमें बुद्धिज्म वाले लोग, क्योंकि ज्यादातर वो लोग बुद्धिज्म फॉलो करते थे, वही वाले लीडर्स थे, लेकिन वो सेंसिटिव नहीं थे टू द डिमांड्स और कंडीशंस ऑफ द श्रीलंकन तमिल्स, और उनके लैंग्वेज और उनके कल्चर के प्रति भी। तो दे फेल्ट दैट देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। उनको लगा कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनको पॉलिटिकल राइट्स दे नहीं रहा है, इक्वल राइट्स दे ही नहीं रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है दे अगेंस्ट देम इन गेटिंग देयर जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज, और इग्नोर कर रहा है उनके इंटरेस्ट को भी। तो क्या हुआ, एज अ वन सेकेंड गाइस, ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, द रिलेशंस जो थे बिटवीन सिन्हाला और तमिल कम्युनिटीज के, उस पर काफी ज्यादा स्ट्रेन पड़ा ओवर द टाइम, यानी सिचुएशन बिगड़ रही थी, सिचुएशन अब कंट्रोल से बाहर जा रही थी, राइट। तो श्रीलंकन जो तमिल्स थे उन्होंने लॉन्च करी पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल दर्जा दिलाने के लिए श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया, अब पार्टीज बनाई, स्ट्रगल्स किए, ताकि वो उनको अपना दर्जा मिले, ठीक है, और उनको रीजनल ऑटोनॉमी भी मिले और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी मिले, ताकि वो एजुकेशन में या जॉब्स में उनको इजीली जॉब मिल पाए, यानी किसमें, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। बट उनकी जो डिमांड थी फॉर मोर ऑटोनॉमी, यानी ऑटोनॉमी, कुछ पावर्स उनको भी मिले, प्रोविंसेस में पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वर रिपीटेडली डिनाई कर दिया गया उनकी डिमांड को कि उनको पावर मिलनी चाहिए। और 1980s तक several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam state in northern and eastern parts of Sri Lanka। इसका क्या मीनिंग है, यानी कि 1980 तक सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि काफी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशन थी वो फॉर्म हुई, जिन्होंने डिमांड किया एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट, यानी कंट्री से ही अलग कर दो, ठीक है, श्रीलंका से ही हमें अलग करके हमारी एक नई कंट्री बनाओ जिसका नाम है तमिल स्टेट, तमिल एलम, ठीक है, तमिल एलम, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द श्रीलंका, जहां पे उनकी पॉपुलेशन मेजोरिटी में है। The distrust between the two communities turned into widespread conflict। तो ये जो डिस्ट्रेस था, ठीक है, एक दूसरे के प्रति जो ऑनेस्टी और ट्रस्ट की भावना नहीं थी, उससे क्या हुआ, वाइड स्प्रेड कंफ्लिक्ट हुआ, राइट, वाइड स्प्रेड कंफ्लिक्ट हुआ। तो इससे क्या हुआ, इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर, सिविल वॉर की कंडीशन बन गई। देखो सिविल वॉर क्या होती है, एक वायलेंट कंफ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स within a country that becomes so intense that it appears like a war, यानी एक कंट्री के अंदर अगर दो कम्युनिटीज के बीच में कंफ्लिक्ट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो हम उसको कह सकते हैं एक वॉर, एक सिविल वॉर, यानी कंट्री के अंदर के लोग ही आपस में लड़ रहे हैं, राइट, ओके। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, थाउजेंड्स ऑफ लोग एक दूसरी कम्युनिटीज के लोग मारे गए। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री, उनको कंट्री छोड़ के जाना पड़ा, ठीक है, एस रेफ्यूजीज एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, और काफी ज्यादा लोगों को अपना घर बार और अपना कामकाज छोड़ के माइग्रेट करना पड़ा, ठीक है। द सिविल वॉर हैज कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक, एक टेरिबल सेटबैक जो है पढ़ा, ठीक है, टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री, सोशल, कल्चरल
और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री पे एक बहुत ज्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ा। और ये सब एंड हुआ 2009 में। ठीक है, अभी आगे की कहानी हम पढ़ेंगे जिस तरीके से चैप्टर आगे बढ़ रहा है। अब एक प्रॉब्लम थी बेल्जियम में, उसको भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि वहां पे भी जो कॉम्प्लेक्स था, जो सोशल स्ट्रक्चर था, ठीक है, डाइवर्स कंट्री तो वो भी है। तो बेल्जियन लीडर्स ने टुक अ डिफरेंट पाथ। यहाँ पे बेल्जियन लीडर्स ने कुछ अलग तरीके से गेम खेला। वही गेम समझना है क्या खेला, जैसे श्रीलंका में गेम खेला जाता है सिनालीज के थ्रू, वैसे बेल्जियम में भी कोई गेम खेला गया और वही गेम समझते हैं। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया एग्जिस्टिंग ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। जिस तरीके से डच स्पीकिंग पीपल ने, जब उनको एजुकेशन लेट मिली थी और उनको वो पावरफुल और क्या कहते हैं रिच भी नहीं थे, तो वो एक कंफ्लिक्ट की सिचुएशन आ गई थी ना 1980s तक। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या गया, लीडर्स ने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया कि रीजनल डिफरेंसेस हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े वाला चीज है, और कल्चरल डाइवर्सिटीज भी हैं। तो 1970s और 1993 उन्होंने अमेंड करा कॉन्स्टिट्यूशन को, चार बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा, ताकि वो वर्कआउट करे एक अरेंजमेंट, एक ऐसा अरेंजमेंट को लेके आए जो कि अनेबल करे कि एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, यानी कि हर किसी को सेम कंट्री में इक्वालिटी के साथ रहने को मिले। यानी इन्होंने क्या किया, एक पॉजिटिव पाथ फॉलो करा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिन्हालीज के बारे में सोच रहे हैं, और इससे क्या होता, अगर ये भी श्रीलंका की तरह स्टेप्स लेते तो लड़ाई यहाँ पे भी होने वाली थी। बट इन्होंने एक दूसरा पाथ, एक पॉजिटिव पाथ फॉलो करा और इन्होंने राइट्स को सबको दिए। ठीक है, द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्री एंड इज वेरी इनोवेटिव था, काफी ज्यादा इनोवेटिव था। हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। और बेल्जियम में किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में मॉडल को फॉलो करा, वो मॉडल को समझते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेस्क्राइब करा कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो पर्सन्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, शेल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। काफी अच्छा स्टेप था, क्योंकि अगर किसी भी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन मिलता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उसको सेटिस्फेक्शन ये मिलती है कि मेरी प्रॉब्लम्स भी गवर्नमेंट में उठाई जाएंगी, मेरी कम्युनिटी की क्या प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट में उठाई जाएंगी, और गवर्नमेंट हमारी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स लेगी। अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है गवर्नमेंट में, तो आप किस तरीके से आप उम्मीद कर सकते हो कि आपकी प्रॉब्लम्स वहां पे रिप्रेजेंट होंगी। आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा तभी तो रिप्रेजेंट होगी प्रॉब्लम्स। ये काफी अच्छा स्टेप था कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो है उनको इक्वल दिया मिनिस्टर्स की पोजीशन। बहुत अच्छा स्टेप था। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर the support of majority of the members from each linguistic group. Also, जो majority of the members हैं each linguistic group के, उनसे भी हम सलाह मशवरा जो भी क्या कहते हैं सपोर्ट है वो लेंगे। Thus, no single community can make decision unilaterally, यानी कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी अकेले डिसीजन नहीं ले सकती, सबके बारे में सोचना है, सबसे सलाह मशवरा करना है, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, यूनिलेटरली कोई नहीं लेगा डिसीजन। सेकंड है कि many powers of the central government have been given to the state government of the two regions of the country. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन करा ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है कि उनके नीचे रह के काम करेगी, उनको भी पावर मिली ताकि वो भी इक्वली की तरह काम कर पाए। ब्रसल्स के अंदर हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट। ठीक है, ब्रसल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट in which both the communities have equal representation। और ब्रसल्स के अंदर क्या कहते हैं सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई, जैसे कि पूरी कंट्री में थी स्टेट गवर्नमेंट थी, लेकिन ब्रसल्स के अंदर अलग तरीके गवर्नमेंट बनाई और वहां पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल उन्होंने एक्सेप्ट किया इक्वल रिप्रेजेंटेशन को। क्या किया उन्होंने, ओपनली एक्सेप्ट किया, काफी अच्छी चीज की उन्होंने। ठीक है, ब्रसल्स में, और बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड ऑल इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द एंटायर कंट्री। देखो, पूरी एंटायर कंट्री में मेजॉरिटी में कौन था, डच स्पीकिंग थे। खाली ब्रसल्स एक सिटी में ऐसा था कि फ्रेंच स्पीकिंग मेजॉरिटी में थे। तो जैसे ही पूरी कंट्री में जब डच वालों ने ये मान लिया कि हाँ अगर हम मेजॉरिटी में तब भी हमें इक्वलिटी मंजूर है, ठीक है, फ्रेंच वालों को भी पावर इक्वल मिले, तो इसी तरीके से फ्रेंच वालों ने भी ब्रसल्स में मान लिया
कि हाँ ठीक है, तुमने हमारी पूरी ऑल ओवर कंट्री में ये बात मान ली, तो हम इस सिटी में भी मान लेंगे कि हमारे को इक्वल पावर मिलनी चाहिए, ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। तो काफी अच्छी चीज करी, काफी अच्छा स्टेप लिया इन लोगों ने, ठीक है। ओके, तो अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, देयर इज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट थी। दिस community government is elected by the people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live। यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई, ये थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि जो लैंग्वेज बोलते हैं, लाइक डच वाले डच पर्सन को रूल करेंगे, फ्रेंच वाले फ्रेंच पर्सन को और जर्मन वाले जर्मन को, ठीक है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई। दिस गवर्नमेंट हैज पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज के बारे में ये वाली गवर्नमेंट डील करेगी। बहुत ज्यादा मेजर वाला काम नहीं दिया, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट काम दिया जो कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में हेल्प करता है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कल्चरल वाली बात हो, ठीक है। तो हम देखेंगे कि बेल्जियन मॉडल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। क्या है? कॉम्प्लिकेटेड है। इंडीड इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर द पीपल लिविंग इन बेल्जियम। यानी बेल्जियम के लोगों के जो रह रहे हैं वहां के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये अरेंजमेंट जो है ये वर्क किया वेल सो फार, यानी कि काफी अच्छी तरीके से वर्क किया। लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस मॉडल से। देखो, भले ही सिस्टम डिटेल हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारा डिटेल में हो, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल है यानी कि सबकी पावर, सबकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा रहा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स होने का मतलब ये नहीं है कि वो चीज सही नहीं है, वो चीज सही भी हो सकती है। लाइक अगर हम खुद की हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हर कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें लिखी हैं, हर कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इग्नोर करके जो उनकी अच्छी चीजें हैं वो एक्सेप्ट करी है, तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथी है। लेकिन क्या है ना, हमारी कंट्री इतनी डाइवर्स है कि उसके लिए इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है, बिकॉज वो हर प्रॉब्लम, हर कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में सक्षम है। तभी हम देखिए इतने सालों से हमारी गवर्नमेंट चल रही आ रही है और विदाउट फेलिंग डेमोक्रेटिक इलेक्शन एनी टाइम। यानी अभी तक हमने एक बार भी सिंगल इलेक्शन, डेमोक्रेटिक इलेक्शन को, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने उसको रद्द किया हो, हमेशा इलेक्शन हुआ है, यानी हमारा डेमोक्रेसी हम फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए आते हैं चैप्टर पे। तो दे हेल्प्ड टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज। जैसे कि श्रीलंका में हुआ, स्टेप्स कुछ और लिए गए और कंफ्लिक्ट हुआ, सिविल वॉर हुआ। लेकिन बेल्जियम के अंदर स्टेप्स ऐसे लिए गए जिससे कि इक्वलिटी आई कम्युनिटीज में, और दोनों कम्युनिटीज साथ में रह के गवर्नमेंट को एंजॉय करती हैं। इसका क्या मीनिंग है? इससे क्या हुआ, सिविल स्ट्राइफ जो होनी थी, जो लड़ाई झगड़ा होना था, वो रुक गया, वो बच गया। एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। और डिवीजन ऑफ द कंट्री जो कि श्रीलंका के अंदर बाद में तमिल एलम जो बात, तमिल एस्टेट की बात करी गई, वो यहाँ पे नहीं की गई, क्योंकि यहाँ पे दोनों कम्युनिटीज की प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी सॉल्व कर दिया गया। तो व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ द यूरोप केम टुगेदर, जब काफी सारी कंट्रीज जो है यूरोप के साथ में आई टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, ब्रसल्स वाज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर्स। यानी कि ब्रसल्स को हेडक्वार्टर बनाया गया। इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन ब्रसल्स को मिली क्योंकि इन्होंने इतना इनोवेटिव स्टेप लिया था, ठीक है। सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका? इससे हमें क्या सीखने को मिला कि दोनों ही डेमोक्रेसीज हैं, बोथ आर डेमोक्रेसीज, येट दे डील विद द क्वेश्चन विद द पावर शेयरिंग डिफरेंटली। यानी पावर शेयरिंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम था, दोनों ने अलग तरीके से देखा गया, ठीक है, अलग तरीके से उसके ऊपर बिहेव किया, अलग तरीके से उस पर एक्शन लिया, ठीक है। मेरा वीडियो आई होप कि सही चल रहा है, राइट? खराब नहीं है ना? ओके, सही चल रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम उसके लिए सॉरी है, ठीक है। तो बेल्जियम के अंदर लीडर्स ने रियलाइज करा कि यूनिटी ऑफ द कंट्री जो है पॉसिबल है ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। जब हम दोनों कम्युनिटीज का इंटरेस्ट और फीलिंग्स जो है वो मानेंगे, समझेंगे, तभी हम अच्छे से जो है
इक्वालिटी और लीड अपने से क्या कहते हैं कंट्री को रन कर पाएंगे। सच अ रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट, और क्या हुआ, इससे म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट आया फॉर शेयरिंग द पावर। श्रीलंका जो है शो अ कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल, श्रीलंका एक कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल है जो शो करता है दैट इफ अ मेजोरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस, जब भी कोई मेजोरिटी कम्युनिटी फोर्स करना चाहेगी अपना डोमिनेंस ओवर द अदर्स एंड रिफ्यूज टू शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो इससे क्या है, जो यूनिटी है कंट्री की उस पर इफेक्ट पड़ेगा, उसके ऊपर एक सवाल आएगा कि यूनिटी क्या कहते हैं कंट्री डिवाइड होनी चाहिए, कंट्री जैसे कि तमिल स्टेट की बात की गई। ओके, देखो यहाँ पे कार्टून है, ठीक है, और ये बताता है प्रॉब्लम्स ऑफ द रनिंग जर्मनी ग्रैंड कोलिशन गवर्नमेंट, जो इंक्लूड करती है टू पार्टीज को ऑफ द कंट्री, नेमली द क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, ये जो दो है पार्टीज वो हिस्टोरिकली एक दूसरे की दुश्मन है, राइवल है, और दे हैड टू फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट का क्या मीनिंग होता है, देखो बहुत सिंपल है। कोलिशन गवर्नमेंट का मीनिंग ये होता है जब कोई सिंगल गवर्नमेंट इतनी वोट्स से नहीं जीती कि वो अकेले गवर्नमेंट बना ले, उसको हम मेजोरिटी गवर्नमेंट कहते हैं। अगर इतने वोट्स नहीं आए उसको कि वो अपने सिंगल हैंडेडली गवर्नमेंट को फॉर्म कर ले, यानी मिनिमम नंबर ऑफ कोटा जो कि रिक्वायरमेंट है फॉर मेकिंग द गवर्नमेंट, उसको कंप्लीट कर ले, तो गवर्नमेंट क्या करती हैं, अपनी मेजोरिटी यानी उस लाइन तक पहुंचने के लिए दूसरी पार्टीज को अपने साथ मिला लेती है, और उन दोनों के वोट्स काउंट होके ऐड होके उस जो मिनिमम लाइन होती है, इससे ऊपर हमें चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, वो फुलफिल करती है। तो इस टाइम पे क्या है, एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर बना रही है गवर्नमेंट, इसको कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। इसको क्या कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं कर होना इसके बाद। तो क्या हुआ, कोलिशन गवर्नमेंट बनाई बिकॉज नाइदर ऑफ देम गॉट अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ सीट्स ऑफ देयर ओन इन 2005 इलेक्शंस। 2005 के इलेक्शंस में क्लियर मेजोरिटी किसी को नहीं मिली। तो दे टेक डाइवर्जेंट पोजीशंस ऑन सेवरल पॉलिसी मैटर बट स्टिल जॉइंटली रन द गवर्नमेंट। राइवल्स होने के बावजूद भी उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई और सेवरल पॉलिसी मैटर्स पे डाइवर्जेंट पोजीशंस को लिया और जॉइंटली करा रन गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्या समझ आता है कि जर्मन, इसको क्या एक इनोवेटिव चीज है ना यार, कि भाई देखो दो कॉन्फ्लिक्ट में थे कम्युनिटीज के बाद भी उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई और उसके बाद भी वो प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं। तो क्या समझ आता है कि यार ठीक है, बहुत अच्छा स्टेप है, अच्छे तरीके से गवर्नमेंट रन हो रही है, यही होना ही चाहिए। तो पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है यार पावर शेयरिंग। हमने देखा कि किस तरीके से बेल्जियम में पावर शेयरिंग हुई और उनका जो गवर्नमेंट था सक्सेसफुल हो गया, उनका गवर्नमेंट का मॉडल सक्सेसफुल हो गया, और वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका का मॉडल देखा जो कि फेलियर था, जो कि फेल हो गया। इसीलिए पावर शेयरिंग जो है एक डिजायरेबल है। Thus, the two different sets of reasons can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. यानी लड़ाई झगड़े वाली जो चीजें हैं उनको कम करता है, ना कि पॉसिबिलिटी करता है अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं। Since social conflict often leads to violence and political instability, अगर सोशल conflict होगा, दो कम्युनिटीज के बीच में conflict होगा, तो violence होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी। पावर शेयरिंग जो है गुड तरीका है, गुड वे है, तो इंश्योर करेगा स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। क्या है वो, इंश्योर करेगा स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। imposing this will imposing the will of the majority community over the others। अगर हम impose करते हैं will of majority community over the others, तो क्या होगा, ये एक अट्रैक्टिव ऑप्शन तो है, शॉर्ट रन में है, लेकिन अट्रैक्टिव ऑप्शन है लेकिन शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन तक नहीं चल पाएगा। बट इन लॉन्ग रन इट विल अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी ऑफ द नेशन पे खतरा बना रहेगा। तो टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन अफेक्ट्स मेजोरिटी एडवर्सली एज वेल। यानी अगर टायरनी जो कि गलत चीज, यानी मेजोरिटी अगर अपनी मनमानी करेगा ओवर द माइनॉरिटी, उसको ओप्रेस करेगा, तो ये मेजोरिटी को भी एडवर्सली अफेक्ट करेगा अगर यूनिटी ऑफ द कंट्री जो है वो अफेक्ट होती है। देयर इज अ सेकंड डीपर रीजन, एक दूसरा डीपर रीजन है कि पावर शेयरिंग गुड क्यों है डेमोक्रेसीज के साथ। पावर शेयरिंग क्यों गुड है, क्यों अच्छी है
फॉर द डेमोक्रेसीज। देखो, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का बहुत ही अभिन्न अंग है, अंग कह सकते हैं कि अंग जो है अलग नहीं कर सकते ना, हम अपना हैंड को अपनी बॉडी से अलग कर देंगे तो इसका काम खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग इज द वेरी द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, उसकी आत्मा है। A democratic rule involves sharing power with those affected by the exercises. Democratic rule जो है इन्वॉल्व करता है sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its efforts, जो कि डेमोक्रेसी में होना चाहिए कि वो अफेक्ट होती है बाय इट्स एक्शंस, मतलब बट हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स। देखते हैं, पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न्ड। लोगों के पास राइट होना चाहिए कि वो किस तरीके से गवर्न होना चाहिए, यानी कि अगर हम वोट दे रहे हैं तो हमारे पास ये राइट है कि हमें कौन गवर्न करेगा, किस तरीके से गवर्न करेगा। यही चीज है कि पावर, पीपल के पास ये राइट होना चाहिए कि उनको कौन किस तरीके से गवर्न करेगा। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है इज द वन वेयर सिटीजंस थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। और एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो होती है जहां पे सिटीजंस थ्रू पार्टिसिपेशन जो है एक्वायर करते हैं स्टेक इन द सिस्टम। चलिए एक बार दोबारा याद करते हैं, द फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस प्रूडेंशियल एंड सेकंड मॉरल। ठीक है, क्या है फर्स्ट सेट ऑफ रीजन जो कि है प्रूडेंशियल और मॉरल। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन है कि प्रूडेंशियल का मीनिंग क्या होता है। देखो, बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। क्या मीनिंग है प्रूडेंशियल का, यानी बेस्ड ऑन प्रूडेंस, अगर केयरफुली हम क्या कहते हैं कैलकुलेट करते हैं गेन्स और लॉसेस को। Prudential decisions are usually contrasted with decisions based purely on moral and consideration। ठीक है, यानी prudential decisions जो है वो contrast करते हैं between moral and purely pure, क्या कहते हैं जो decision होते हैं pure, दोनों के बीच में contrast करते हैं। तो भाई ये prudential and second moral। While prudential reasons stress on power sharing, prudential reasons क्या कहते हैं, power sharing की बात करते हैं, power sharing में emphasize करते हैं और वो विल ब्रिंग आउट द बेटर आउटकम्स। मॉरल रीजन जो है एम्फसाइज करते हैं द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज अ वैल्यूएबल। यानी कि प्रूडेंशियल बात करता है किस तरीके से पावर शेयरिंग होनी चाहिए और मॉरल बात करता है कि पावर शेयरिंग तो होनी ही चाहिए। ठीक है, प्रूडेंशियल बात करता है किस तरीके से पावर शेयरिंग होनी चाहिए, मॉरल बोलता है कि पावर शेयरिंग तो होनी चाहिए, वो तो है ही, इंपॉर्टेंट है, वो वैल्यूएबल है। ठीक है, एक स्टोरी है, एक बार आप इसको रीड करना। ठीक है, आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया होगा, अगर क्वेश्चन होगा तो बताना। ठीक है, यहाँ पे एक चीज कुछ लिखी है, खलील्स का डिलेमा। ठीक है, खलील्स डिलेमा, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। काफी लोगों को इंटरेस्ट जाग रहा होगा कि क्या है यार, ये समझते हैं क्या है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, आराम से कर लेंगे। ठीक है, आराम से कर लेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ आ रहा होगा काफी अच्छे से, और हम एक एक पॉइंट को समझते हुए चल रहे हैं किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई, पावर शेयरिंग हुआ क्या और क्या होना चाहिए। ठीक है, देखो एज अ विजुअल, विक्रम जो है एक मोटरसाइकिल जो है चला रहा है साइलेंस में, एंड वेटल वाज अ पिलो राइडर। ठीक है, वेताल सॉरी विक्रम और वेताल की बात हो रही है यार। ठीक है, विक्रम वाज ड्राइविंग अ मोटर बाइक अंडर अ वॉव ऑफ साइलेंस एंड वेताल वाज ऑन पिलो राइडर। उसके ऊपर कंधे पे बैठा हुआ है। समझ रहे हो, विक्रम वेताल की कहानी तो देखी सुनी ही होगी आपने। तो वेताल जो है स्टार्ट करता है विक्रम को स्टोरी सुनाना। ठीक है, टू कीप हिम अवेक, ताकि वो सोए ना, क्योंकि बाइक चला रहा है भाई, अगर सो जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा और बेताल का भी काम खत्म। ठीक है ना, तो दोनों को जगना है। ठीक है, दोनों को जगे रहना है, तो बेताल को कहानी सुनाता है। ठीक है, और इस टाइम पे स्टोरी क्या है कि बेरट एक कंट्री है, मतलब कह सकते सिटी है बेरट, जो कि वहां पे क्या है एक बंदा रहता है, खलील नाम है उसका। क्या है उसका नाम, खलील है। तो उसके पेरेंट्स जो है वो डिफरेंट कम्युनिटीज से हैं। ठीक है, उसके पेरेंट्स जो है डिफरेंट कम्युनिटीज से हैं। उसके फादर जो है एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है। देखो ऑर्थोडॉक्स वर्ड का मीनिंग क्या है, ऑर्थोडॉक्स जो ट्रेडिशनल वैल्यूज को मानते हैं, मॉडर्न्स को नहीं मानते, मॉडर्न वैल्यू को नहीं मानेंगे। मान लो ट्रेडिशनल वैल्यू कोई भी है जो उनके इनग्रेन्ड है मतलब उनके बचपन से फोर फादर्स को फॉलो करते आ रहे हैं, और वो भी बंदा वही फॉलो करेगा। ठीक है, वो बंदा वही फॉलो करेगा, तो वो एक ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस हो गई, जो कि एक ट्रेडिशनल चीजों से लिंक है, जो कि नेगेटिव वे में है, तो कह सकते हैं नेगेटिव, तो उसको कभी कभी हम ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, और उसकी मदर जो है वो सुन्नी मुस्लिम है। हमें कॉम्पोजिशन समझ आया उसके पेरेंट्स का, खलील के।
दिस वॉज नॉट सो अनकॉमन इन द मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन सिटी। ठीक है, बहुत ज्यादा अनकॉमन नहीं है कॉस्मोपॉलिटन सिटी में। तो पीपल जो वेरियस कम्युनिटीज के हैं वो रहते हैं लेबनान में। ठीक है, टू लिव इट्स कैपिटल बेरिट, लेबनान की कैपिटल है बेरिट, और वहां पे ऐसे तरीके की कम्युनिटीज के लोग रहते हैं। तो वो साथ में रहते हैं, इंटरमिंगल करते हैं, कभी कभी लड़ाई होती है, सिविल वॉर होता है अमंग देमसेल्व्स। तो वन ऑफ द खलील अंकल वॉर वाज किल्ड इन दैट वॉर। तो खलील के एक अंकल जो थे वो उस वॉर में मर गए। ठीक है, तो एंड ऑफ द सिविल वॉर जब हुआ तो लेबनन लीडर्स जो हैं वो साथ में आए और उन्होंने एग्री किया सम बेसिक रूल्स फॉर पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। ठीक है, कुछ बेसिक रूल्स डिसाइड किए कि पावर शेयरिंग किस तरीके से होगा, और रूल्स के मुताबिक द कंट्रीज प्रेसिडेंट मस्ट बिलोंग टू द मैरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियंस। यानी कि जो कंट्री के प्रेसिडेंट होंगे वो मैरोनाइट सेक्ट ऑफ द कैथोलिक क्रिश्चियन से बिलोंग करने चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी अ सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी। देखो काफी अच्छा कॉम्पोजिशन है, प्रेसिडेंट को क्रिश्चियन बना रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर को मुस्लिम, दोनों कम्युनिटीज की बात सुन रहे हैं ना। द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इज फिक्स्ड फॉर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट and that of the speaker is for Shia Muslims. Under this pact, the Christians agreed not to seek French protection and the Muslims agreed not to seek unification with the neighboring state of Syria. यानी कि क्रिश्चियंस ने कहा कि भैया हम फ्रेंच की प्रोटेक्शन नहीं लेंगे, और मुस्लिम्स ने कहा कि भैया हम सीरिया की मदद नहीं लेंगे, क्योंकि सीरिया भी एक मुस्लिम कम्युनिटी कंट्री है। तो when the Christians and the Muslims came to this agreement, they were nearly equal in population. Both sides have continued to respect this agreement through, though now Muslims are in clear majority. Muslims majority में थे clearly, but तब भी एक clear agreement बना, दोनों लोग साथ में आए। तो खलील को सिस्टम अच्छा नहीं लगा। खलील does not like this system one bit. He is popular man with political ambition, but under the present system, the top position is out of his reach. Top position उसकी reach से बाहर थी। He does not practice either his father's or his mother's religion, because वो अपने ना फादर का रिलीजन फॉलो करता था ना मदर का रिलीजन फॉलो करता था, and does not wish to be known by either, और ये भी नहीं चाहता था कि कोई मुझको मुस्लिम से जाने या कोई मेरे को क्रिश्चियन से जाने। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने वो क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था कि लेबनान का भाई कैसा सिस्टम है, कि भाई ये नॉर्मल डेमोक्रेसी तो अलग है। Just hold an election, allow everyone to contest, and whoever wins maximum votes becomes the president, no matter which community he comes from. वो चाहता था कि ऐसा सिस्टम हो जैसे कि और कंट्रीज में होता है कि भैया कोई भी खड़ा हो जाए, जो जीतेगा वो प्रेसिडेंट बनेगा। ऐसा थोड़ी कि इस कम्युनिटी का बंदा बनना चाहिए। ठीक है, ये चीज उसके मन में थी। ओके, सो व्हाई कांट वी डू दैट लाइक इन अदर डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड, ही आस्क्ड। उसने अपने बड़ों से पूछा, ठीक है, हु हैव सीन द ब्लड शेड ऑफ द सिविल वॉर, जिन्होंने लड़ाई में देखा कि किस तरीके से मौतें हुई, लोग मरे, ठीक है, खून खराबा देखा। टेल हिम दैट द प्रेजेंट सिस्टम इज द बेस्ट गारंटी फॉर द पीस। लेकिन उन लोगों ने कहा कि ये प्रेजेंट सिस्टम जो है बेस्ट गारंटी है फॉर पीस। ठीक है, शांति के लिए यही सिस्टम अच्छा है। दिस स्टोरी वॉज नॉट फिनिश्ड, बट दे हैड रीच्ड द टीवी टावर वेयर दे स्टॉप्ड एवरी डे। ठीक है, बेताल, अच्छा ये जो बेताल, विक्रम बेताल की स्टोरी है। ठीक है, यहाँ पीछे मेरे, ठीक है, पीछे है। ओके, तो द स्टोरी खत्म नहीं हुई और वो टीवी टावर के पास पहुंच गए वेताल और विक्रम, और वहां पे उन्होंने जहाँ पे रुकते हैं, तो वेताल ने क्या किया, रैप अप क्विकली एंड पोस्ट हिज कस्टमरी क्वेश्चन टू विक्रम। जल्दी जल्दी उसने कहानी सुनाई, रैप अप किया और बोला, इफ यू हैव द पावर टू रीराइट द रूल्स इन लेबनान, व्हाट वुड यू डू। अगर तुम्हारे पास पावर होगी कि तुम रूल्स को लिखो, तो तुम क्या रूल्स लिखोगे, क्या क्या लिखोगे। ठीक है, वुड यू अडॉप्ट द रेगुलर रूल्स फॉलोड एवरीवेयर, जैसे कि अदर डेमोक्रेसीज में फॉलो होता है, लाइक कोई भी बंदा खड़ा होता है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए, और जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो बनता है। या तुम खली सॉरी या तुम क्या कहते, एक रेगुलर रूल्स फॉलोड एवरीवेयर खली सजेस्ट, और स्टिक टू द ओल्ड रूल्स, जैसे कि यहाँ पे फॉलो हुआ, या तुम अलग कुछ करोगे। तो वेताल डिड नॉट फॉरगेट टू रिमाइंड विक्रम ऑफ देयर बेसिक पैक्ट। विक्रम उसको याद दिलाता है, क्या याद दिलाता है, sorry, एक सेकंड, Vital did not forget to remind Vikram of their basic pact. If you have an answer in the mind and yet do not speak up, your motorbike will freeze and so you will. तो एक पैक्ट था कि अगर तुम्हारे मन में आंसर हो, तुम आंसर नहीं दोगे, तुम्हारी मोटरबाइक फ्रीज हो जाएगी, तुम वहीं रुक जाओगे। तो क्या आप मदद कर सकते हो विक्रम की,
कि क्योंकि भाई बेताल तो उसकी बाइक को जमा देगा, वो चला नहीं पाएगा। तो क्या आंसर दे भाई यहाँ पे विक्रम, क्या आंसर दे? तो आप आंसर करिए, ठीक है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पावर शेयरिंग की किस तरीके से फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज emerged in opposition to the notions of undivided political power. Power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power. For a long time, it was believed that all the power of a government must reside in one person or a group of person located at one place. काफी पहले से चला आ रहा था कि ज्यादातर जो गवर्नमेंट की जो पावर है एक बंदे को दे दो जो एक प्लेस पे रहता है, ठीक है। It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and enforce them. उनका ये मानना था कि अगर पावर को शेयर कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्विक डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, जल्दी जल्दी डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा डिसीजन लेने में। बट दीज नोशंस हैव चेंज्ड विद एमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। बट ये जो कुछ नोशंस थे अब ये चेंज हो गए, जैसे कि जैसे डेमोक्रेसी एमर्ज हुई, ठीक है, लोकतंत्र एमर्ज हुआ, लोकतंत्र जैसे एमर्ज हुआ, ये सारी जो नोशंस थी वो चेंज हो गई। और वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पावर। और बेसिक चीज, बेसिक नोशन क्या है कि पीपल, लोग जो हैं, सोर्स हैं ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पावर। किसी भी डेमोक्रेसी में पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। और पीपल, लोग अपने आप को रूल करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इन डू गुड डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो एक गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, ड्यू रिस्पेक्ट देती है अपने डाइवर्स ग्रुप्स को। क्या करती है? ड्यू रिस्पेक्ट देती है अपने डाइवर्स ग्रुप्स को, ठीक है, और व्यूज को जो कि एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में। हर किसी के पास बोलने का अधिकार, शेप करने का अधिकार होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होना चाहिए। देयरफॉर इट फॉलोज दैट डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पावर शेयरिंग शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मैनी सिटीजंस एज पॉसिबल। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए पावर शेयरिंग का, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में होना चाहिए। मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है वो काफी तरीके से हो सकता है, काफी मैनी फॉर्म्स हैं, वो अब देखते हैं वन बाय वन किस तरीके से काफी फॉर्म्स हैं, राइट। ओके, तो पावर शेयरिंग जो है इज डिफरेंट अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग जो है वो डिफरेंट है अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जैसे कि हमारी कंट्री में फॉलो होता है, डिफरेंट है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज ये अलाउ करता है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट वो प्लेस कर सकते हैं एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। यानी वो सेम लेवल पे रहेंगे। हॉरिजॉन्टल पोजीशन मतलब हॉरिजॉन्टल इस तरीके से होगा कि यानी सेम पोजीशन पे उस पे रहेंगे और सबके पास इक्वल पावर होगी। सच अ सेपरेशन एंश्योर करता है दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। और ये क्या इंश्योर करता है कि इनमें से कोई भी एक अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल ना कर पाए। अगर अनलिमिटेड पावर होगी, मैंने बोला ना, पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर, अनलिमिटेड पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो अनलिमिटेड पावर नहीं होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए पावर। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स, हर ऑर्गन चेक करेगा एक दूसरे के काम को। दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। और इससे क्या होगा? बैलेंस ऑफ पावर आएगा अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। मैं बताता हूँ लेजिस्लेचर क्या होता है। लेजिस्लेचर वो होता है जहां पे बिल्स को पास किया जाता है फॉर द कंट्री। बिल्स का मतलब कोई नया कानून आया है, पार्लियामेंट में पेश होगा, लेजिस्लेचर में पेश होगा, वहां के मेंबर्स उसको पास करेंगे, फिर वो प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा, वो उसको साइन करेंगे, वो बिल अब एक्ट बन गया। प्रेसिडेंट साहब के साइन करने के बाद वो बिल अब एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद एग्जीक्यूटिव जो होगा, सेकेंड वाली पोजीशन, ठीक है, एग्जीक्यूटिव उस एक्ट को इंप्लीमेंट करेगा, उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेगा इन द कंट्री, ठीक है। और जुडिशरी क्या करेगी? अगर कभी कंफ्लिक्ट हो गया, लड़ाई हो गई, कोई केस आया, तो जुडिशरी उसको सॉल्व करेगी। जुडिशरी ये भी चेक करेगी कि एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा काम ना करे जिससे लोगों को दिक्कत हो लगे, ऐसा कोई गलत अपनी पावर का इस्तेमाल ना करे, ठीक है। तो तीनों क्या कह रहे हैं? तीनों एक दूसरे के पावर्स को चेक कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो
अगर जुडिशरी गलत काम करेगी तो लेजिस्लेचर के पास हक है कि वो जजेस को रिमूव कर सकता है जो कि गलत डिसीजन देगा। तो तीनों लोग क्या है, पावर्स को चेक कर सकते हैं एक दूसरे की। तो ये क्या है, एक अच्छा स्टेप है, इससे डेमोक्रेसी फॉरवर्ड होगी, आगे बढ़ेगी। इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। जैसे कि मैंने बोला कि एग्जीक्यूटिव जो है, जो मिनिस्टर्स हैं, वो रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन अगर वो गलत तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो जो है रिस्पॉन्सिबल हैं, अकाउंटेबल हैं टू द लेजिस्लेचर। क्योंकि जब बिल पेश करने आएंगे तो वो लोग भी पार्ट होते हैं लेजिस्लेचर का। एग्जीक्यूटिव के अंदर जो पर्सन होते हैं वो लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट होते हैं। कुछ पार्ट, कुछ हिस्से, कुछ मतलब पर्सन होते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, काफी अलग टर्म है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिमिलरली ऑल्दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, जैसे बोला जजेस जो है एग्जीक्यूटिव से अपॉइंट होते हैं, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव और द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, और दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। और इस सिस्टम को हम कहेंगे सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। सेकंड है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, यानी कि हम पावर को शेयर कर सकते हैं अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल, सॉरी ऐसे, मतलब ऐसे वाले तरीके से। A general government for the entire country, government at the provincial और regional level। देखो मैंने दोनों का चार्ट आपको दिखाया था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का, इसी तरीके से होता है, राइट। Such a general government for the entire country is usually called federal government। जो एंटायर कंट्री के लिए होती है वो होती है फेडरल गवर्नमेंट। इन इंडिया वे रेफर टू इट एज अ सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। क्या कहते हैं, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट तो हर कंट्री में होता है, बट प्रोविंशियल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है, प्रोविंशियल लेवल पे वहां पे अलग अलग नाम है, अलग अलग कंट्री में। हमारे में स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं उसको, सीधी सी बात है, ये लिखा है। इन इंडिया वी कॉल इट स्टेट गवर्नमेंट, और दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल द कंट्रीज। हर कंट्री में सिस्टम ये फॉलो नहीं होता, अलग तरीके से फॉलो होता है, कुछ अलग सिस्टम होता है, राइट। देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। काफी तो ऐसी कंट्रीज है जहां पे प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल और स्टेट का मतलब एक ही है, देखो प्रोविंस मतलब प्रोविंस या स्टेट एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। तो अलग अलग नाम फॉलो होते हैं, काफी कंट्रीज में तो है ही नहीं। But in those countries like ours where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the powers of different levels of government. Also जो constitution है वो lay down करता है, लिखा है constitution में कि कौन से लेवल ऑफ गवर्नमेंट में कैसी कितनी पावर है, ठीक है, क्या स्टेप्स ले सकती है वो, ठीक है, किस तरीके से है, वो सब लिखा हुआ है। दिस इज वाई दैट दे डिड इन बेल्जियम, और यही चीज इन्होंने बेल्जियम वाले, मैंने बोला ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत डिटेल्ड में है, उसी तरीके से मैंने उस टाइप एग्जांपल लिया था, उसी तरीके से बेल्जियम की गवर्नमेंट में काफी डिटेल्ड में लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन काफी ज्यादा हेल्पफुल था। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, इसको हम कहेंगे फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के नीचे वाली गवर्नमेंट भी हो सकती है, लाइक लोकल गवर्नमेंट, जैसे इंडिया में पंचायत, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी, अर्बन लोकल गवर्नमेंट और रूरल लोकल गवर्नमेंट, ये सब कहते हैं हम, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत वही चीज है। लेट अस रिकॉल कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और ये हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। सो पावर में भी पावर में भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ऑल्सो। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ऑल्सो, हम पावर को शेयर कर सकते हैं अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ऑल्सो, सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के में भी पावर शेयर कर सकते हैं, लाइक कम्युनिटी गवर्नमेंट, जैसे कि हमने देखा था बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो सम कंट्रीज में देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स whereby socially weaker sections and women are represented in the legislature and administration। कुछ कंट्रीज में तो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अरेंजमेंट है, जैसे हमारी कंट्री में भी, जहां पे वीकर सेक्शंस को और वुमेन्स को रिजर्वेशन है, ठीक है, लेजिस्लेचर में भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी। हमने लास्ट ईयर पढ़ा सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन असेंबलीज,
रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का कंसेप्ट पढ़ा असेंबलीज के अंदर और पार्लियामेंट ऑफ अवर कंट्री के अंदर। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट में स्पेस मिलेगा एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू द डाइवर्स सोशल ग्रुप्स to the diverse social groups who otherwise would feel alienated from the government, जो कि अदरवाइज फील करेंगे अपने आप को अलग फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये मेथड जो था ये यूज किया जाता है टू गिव मेजॉरिटी माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर। इससे क्या होगा, माइनॉरिटी कम्युनिटी को फेयर शेयर मिलेगा पावर में। ठीक है, इन यूनिट 2 वी विल लुक एट वेरियस वेज। तो अभी आगे वाले यूनिट में हम देखेंगे काफी चीजें और हैं। So power sharing का arrangement can also be seen in the way of political parties, pressure groups and movements. Political parties, pressure groups and movements, ये तीन अलग अलग टर्म्स हैं। Political parties वो पार्टीज होती हैं जो कंटेस्ट करती हैं for winning the election to form the government. Pressure groups वो ग्रुप्स होते हैं जो प्रेशर क्रिएट करते हैं ऑन द गवर्नमेंट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल, टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द पीपल। और मूवमेंट्स तो आपको पता ही है कि जब लोग इकट्ठा होकर कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, कोई भी ऐसा चीज स्टार्ट करते हैं ताकि उनकी डिमांड्स फॉलो हो, तो गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स को फॉलो करे, या किसी चीज के खिलाफ करते हैं तो उसको मूवमेंट कहते हैं। कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए उनको जो कि पावर में है। डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को फ्रीडम है कि वो चूज कर सकते हैं अपने वेरियस कंटेंडर्स जो कि पावर के लिए लड़ रहे हैं, पावर के लिए इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में दिस टेक दिस फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज, और आजकल के टाइम पे हम डिफरेंट पार्टीज में जो कंपटीशन चलता है वो चीज है। सच कंपटीशन एंश्योर करता है कि पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, और इससे क्या होता है, ये एंश्योर होता है कि पावर जो है किसी एक के हाथ में ना रहे, ताकि सब लोग कंटेस्ट करने का मौका मिलता है और सब लोग के पास इक्वल राइट है, इक्वल अपॉर्चुनिटी भी है कि वो जीतेंगे। और लॉन्ग रन में देखा जाए तो पावर जो है वो शेयर होती है अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो रिप्रेजेंट करती हैं डिफरेंट आइडियोलॉजीज को। पावर जो है शेयर होती है अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो कि शेयर करती हैं डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज को। ठीक है, कुछ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती हैं, कुछ नेशनलिस्ट गवर्नमेंट होती हैं, ठीक है, जो फेवर करती हैं नेशनलिज्म को, और कुछ होती हैं जो कम्युनिज्म को फॉलो करती हैं। तो अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। ठीक है, sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest elections, और कभी कभी जो शेयरिंग होती है वो डायरेक्ट भी हो सकती है जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज अलायंस क्रिएट करती हैं ताकि वो इलेक्शंस में जीत पाए। अगर वो इलेक्शन, इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट एंड दस चेयर पावर। जिस तरीके से मैंने बोला कि वो अगर अलायंस बनाती हैं, दो पार्टीज मिलके अलायंस बनाती हैं, जीत जाती हैं, फॉर्म करती हैं गवर्नमेंट, तो कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। क्या है, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, दे ऑल्सो विल हैव टू शेयर इन गवर्नमेंटल पावर। उनकी भी कुछ शेयर होगा पावर में। either through participation in the governmental committees, through committees they participate, or bring influence in the decision making process, या अपना influence create करके decision making process। तो इसी तरीके से ना हमने ना पूरे चैप्टर को ना कवर कर लिया, सारी चीजें कवर करी, लाइन बाय लाइन करी, कुछ भी हमने मिस नहीं करा, और हमें समझ आया कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कैसे होती हैं। बेल्जियम का मॉडल लिया, श्रीलंका का मॉडल लिया, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने गलत स्टेप लिए तो गलत मॉडल फॉलो करके वो गलत जगह पे चले गए। ठीक है, जहां पे यूनिटी ऑफ स्टेट पे खतरा आ गया, और बेल्जियम गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया, पॉजिटिव स्टेप लिया। हमने बात करी कि खलील का डिलेमा क्या था, ठीक है, वहां पे इसको क्या प्रॉब्लम फेस हुई। उसके बाद हमने ये बात करी कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट किस तरीके से हो सकती है, मतलब कि पावर शेयरिंग किस तरीके से होती है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। ओके, हमने ये सारी चीजें अच्छे से डिस्कस करी, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपने वीडियो स्किप नहीं किया, पूरा वीडियो देखा है, ठीक है, और काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा आपके लिए। ओके, तो इसी तरीके से हम आगे भी वीडियोस लाते रहेंगे। हमारा जो पूरा सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप
सिलेबस यानी अपने एग्जाम्स आने से काफी पहले ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले, और अपने जो स्कूल्स में एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। सो वीडियो बनाने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।